दोस्तों, इटावा शहर में एक सराफा कारोबारी होते हैं और एक दिन उनकी पत्नी और बेटी के मोबाइल में एक स्टेटस में एक फोटो लगी होती है और उस फोटो में लिखा होता है कि यह चारों लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह स्टेटस सबसे पहले उनके परिवार के लोगों के ही नजर में पड़ता है और जैसे ही वो लोग इस स्टेटस को देखते हैं और स्टेटस को देख करके उस कमरे में दौड़कर जाते हैं और उस कमरे का जो नजारा देखते हैं वो नजारा देख करके दंग रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में क्या हुआ था, यह जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आज की यह जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना को दोस्तों अगर आप लोग मन से सुनेंगे तो आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप लोग यह घटना, यह सच्ची कहानी कहां से सुन रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इटावा में ही एक मोहल्ला पड़ता है लालपुरा मोहल्ला, और उस लालपुरा मोहल्ला में ही एक ज्वेलर कारोबारी मुकेश वर्मा रहा करते हैं। मुकेश वर्मा के परिवार में मुकेश वर्मा के अलावा 4 लोग और होते हैं। उनमें जो सबसे पहले होती हैं वो उनकी पत्नी रेखा देवी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है, और उनकी एक बड़ी बेटी होती है नाव्या, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है, और उनकी एक दूसरी बेटी होती है काव्या, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होती है, और उनको एक पुत्र होता है अभीष्ट, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष होती है। मुकेश वर्मा जिस मकान में रहा करते हैं, उस मकान में ही उसके दूसरे और तीसरे फ्लोर पर उनके 2 भाई और अपनी फैमिली सहित उसी मकान में रहा करते हैं। मुकेश वर्मा का एक मोहल्ला लालपुरा में ही सराफा की दुकान होती है और वो उस दुकान से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। 11 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह करीब 8:30 बजे के करीब उनकी जो बेटी और उनकी जो पत्नी होती है, उनके मोबाइल पर एक स्टेटस लगा होता है, एक फोटो लगी होती है, और उस फोटो के ऊपर लिखा होता है कि यह चारों लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यह स्टेटस सबसे पहले उनके परिवार के ही लोग, जो उनके भाई होते हैं, उनके मोबाइल पर पहुंचता है, और उनकी नजर जैसे ही उस स्टेटस पर पड़ती है, उस स्टेटस को देख करके वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं, और चौंकने के बाद में वह तुरंत सुरेश वर्मा के नीचे वाले फ्लोर पर आते हैं और उनके कमरे को खोलते हैं, और जैसे ही कमरे को खोल करके उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर का जो नजारा होता है, उसे देख करके वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अचानक उस घर में चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। उस परिवार में एक नहीं बल्कि 4 लोगों का किसी ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी, और इन 4 लोगों में से जो मुकेश वर्मा होते हैं, उस परिवार के जो मेन मुखिया होते हैं, केवल उन्हीं का कुछ पता नहीं होता, और उनके परिवार के लोग अब तुरंत मुकेश वर्मा की तलाश जारी कर देते हैं और मुकेश वर्मा को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। और इधर यह सूचना पुलिस को दी जाती है, और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है, और मौके में पहुंचने के बाद में वो जैसे ही वहां का नजारा देखती है तो एक बार पुलिस की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। और पुलिस जब मुकेश वर्मा की तलाश जारी करती है, तो पुलिस जब सारे आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के स्टेशनों में, आसपास की पुलिस को यह सूचना दी जाती है कि आखिरकार यह व्यक्ति अगर किसी की जानकारी में हो
किसी को इस व्यक्ति के बारे में पता लगे तो उसकी सूचना फला थाने को दिया जाए। उधर मुकेश वर्मा जो होते हैं वो रेलवे लाइन के किनारे पहुंचते हैं और वंदे भारत गाड़ी आ रही होती है और उसके नीचे उसके सामने वो लेट जाते हैं। पर भगवान का लाख लाख शुक्र होता है कि उसी समय वहां पर जीआरपी वाले आ जाते हैं और वो मुकेश वर्मा को गिरफ्तार कर लेते हैं। और मुकेश वर्मा से जब पूछताछ करते हैं तो मुकेश वर्मा उनको बताते हैं कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे और उनकी बेटियों की मौत हो चुकी है और वो स्वयं अपनी जान अब देना चाहते हैं। ये बात सुन करके जो जीआरपी पुलिस होती है वो तुरंत उस थाने को सूचना देती है और जब लालपुरा पुलिस मुकेश वर्मा से पूछताछ करती है तो मुकेश वर्मा जो सच बताते हैं वो सच सुन करके हर किसी की रूह कांप जाएगी। आज भी उस दृश्य को देख करके लोगों के मन में, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, मुकेश वर्मा पुलिस को बताते हैं कि उनकी पत्नी, उनके परिवार को उनके मारने का कारण क्या था। मुकेश वर्मा अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और वह पुलिस को बताते हैं कि अपने परिवार की हत्या उन्होंने खुद की है। अब पुलिस जब उनसे यह जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ऐसी क्या समस्या थी, ऐसी क्या बात थी जिससे तंग आकर के आपने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, यह बात सुन करके मुकेश वर्मा पुलिस को जो बताते हैं वह सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, मुकेश वर्मा परिवार को बताते हैं कि उनके ऊपर काफी पैसे का कर्ज था और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो लोग उन्हें इस बात के लिए ताने दिया करते हैं और उन तानों से ऊब करके एक दिन वो अपनी आत्महत्या करने का फैसला करते हैं और वो अब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगने लगता और वो उदास उदास बैठे हुए होते हैं। तो उनकी जो पत्नी रेखा देवी होती है वो उनसे पूछती हैं कि आखिरकार आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तब वो कहते हैं कि अब हमें ऐसा लगता है कि हमें मर जाना चाहिए और हम मरना चाहते हैं। यह बात सुनकर के जो पत्नी रेखा देवी होती हैं वो कहती हैं कि अगर आप मर जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा। इसके लिए अगर आप मरना तो हम लोगों को भी अपने साथ में लेकर के चलना, हमें भी अपने साथ में लेकर के चलना। यह बात मुकेश वर्मा आप सोचने लगते हैं कि ठीक है, अब हम लोग मरेंगे तो सब लोग मरेंगे। और इसके लिए वो करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी से मरने के लिए कहते हैं। तो उनकी जो पत्नी रेखा देवी होती हैं वो उनसे बोलती हैं कि आज करवा चौथ का दिन है, आज का दिन हो जाने दीजिए और मरने का प्लान किसी और दिन बनाएंगे। उसके बाद में मुकेश वर्मा बताते हैं कि 2 दिन पहले मैं कानपुर जाता हूं और जब मैं कानपुर से वापस आता हूं उसके बाद ही अपनी पत्नी से मरने का प्लान बनाता हूं। उनकी पत्नी रेखा देवी उनसे कहती है कि आप अपने साथ में ले चलिएगा, आप हमें भी मार दीजिएगा, बस इतना करना कि हमें मरने में कुछ कष्ट ना हो। और इसके लिए मुकेश वर्मा के मन में एक प्लान आता है और उस प्लान के तहत वो कुछ नींद की गोलियां लेकर के आते हैं और नींद की गोलियां लाने के बाद में वो अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों और अपने बेटे अभीष्ट को पहले नींद की गोलियां खिला देते हैं। और पुलिस जब उनसे यह पूछती है कि आखिरकार आपको यह तजुर्बा कहां से आया, आपको यह कैसे मालूम कि नींद की गोलियां खिला देने से आदमी मर जाता है, तो मुकेश वर्मा पुलिस को बताते हैं कि जो उनकी पहली पत्नी होती थी
क्योंकि जो रेखा देवी है वो मुकेश वर्मा की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का मुकेश वर्मा की स्वर्गवास हो चुका था, उन्हें कैंसर की बीमारी थी और जिसकी वजह से उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी उन्होंने अपने कैंसर की बीमारी से तंग आकर के, अपने दर्द से तंग आकर के नींद की गोलियों का अधिक डोज लिया था। यह बात सुन करके पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। और उसके बाद में मुकेश वर्मा पुलिस को बताते हैं, सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी रेखा का रस्सी से उसकी गला घोंट करके उसकी हत्या की। वो बताते हैं कि रेखा पहले खुद फांसी लगाना चाहती थी, पर वो उठ करके जब फांसी के फंदे तक जाती है तो क्योंकि उसका जो शरीर है वो सध नहीं रहा था, क्योंकि नींद की गोलियों की वजह से रेखा के शरीर में नींद आ रही थी, उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। इस वजह से वो फिर मुकेश वर्मा से बोलती है कि हमें पहले और मेरे लेटने के बाद में आप जिस तरीके से चाहिएगा उस तरीके से हमें मार दीजिएगा। और जब रेखा बेड पर लेट जाती है तो मुकेश वर्मा रस्सी से उसके गले में फंदा लगा करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में वो अपनी बड़ी बेटी के पास में जाते हैं। उनकी बड़ी बेटी उस समय सो रही होती है और वो अपनी बड़ी बेटी के गले में रस्सी का फंदा लगाते हैं और रस्सी का फंदा लगा करके उसकी भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद में वो अपनी तीसरी बेटी के पास में जाते हैं और जैसे ही तीसरी बेटी के गले में रस्सी का फंदा फंसाते हैं और थोड़ा सा खींचा ही था कि उसी समय जो उनकी छोटी बेटी होती है वो उनसे पूछ लेती है, उसकी नींद खुल जाती है और वो कहती है कि आखिरकार पापा आप ये क्या कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि बेटा हम आपको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम आपको साथ ले चलेंगे। थोड़ी देर आप शांत रहिए, थोड़ी देर के बाद आपको बहुत आराम मिल जाएगा। और उसके बाद में वो अपने छोटे बेटे अभीष्ट को भी रस्सी के फंदे से मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस जब इस सारी कहानी को सुनती है तो सुन करके हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और मुकेश वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। कभी किसी का मजाक न उड़ाएं, कभी किसी की मजबूरी में उसकी हंसी न उड़ाएं। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।